9 आदमियों को हेलीकॉप्टर से उतारा जाता है। इनके हाथ बंधे हुए हैं और आंखों पे पट्टी लगी है, साथ ही पूरा शरीर खून में सना हुआ है। ये खड़े खड़े लड़खड़ा रहे हैं और मानो कई दिनों से इन्हें खाना भी नसीब नहीं हुआ है। इनके बाद हाथ में बंदूक पकड़े हुए कुछ आतंकवादी भी उतरते हैं। ये बेबस दिखने वाले लोग इजरायली हैं और ये आतंकवादी इन्हें एक कतार में सामने खड़े जहाज की तरफ ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ से एक आदमी चीख कर कहता है, नामुरादो, खाना नहीं खाया क्या? तेज चलो। जहाज के सामने पहुंचकर इन्हें रुकने को कहा जाता है। उसके बाद हाथ में AK-47 पकड़े हुए एक आतंकवादी इनकी तरफ आता है और कहता है, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा कहते ही वो इजरायलियों को गोलियों की बारिश कर देता है और तुरंत ही बाकी आतंकवादी भी इन्हें गोलियों से भून कर रख देते हैं। ये बेकसूर लोग फड़फड़ाते हुए मर जाते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आतंकवादियों से हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए मशहूर मोसाद के होते हुए ये आतंकवादी इजरायलियों तक पहुंच कैसे गए और क्यों मोसाद इन्हें खुलेआम नरसंहार करने से रोक नहीं पाई। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला सवाल ये है कि इन आतंकवादियों ने जर्मनी में उनकी आर्मी की मौजूदगी में ये सारा खेल रचा है। क्यों दुनिया की सबसे शक्तिशाली मोसाद और यहाँ तक कि जर्मन आर्मी भी इन थोड़े से आतंकवादियों के सामने घुटने टेक देती है, जानेंगे आज की वीडियो में। पांच सितंबर 1972 रात के 4:30 बजे जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक्स को शुरू हुए एक हफ्ता हो चुका है और आज ये छोटा सा शहर म्यूनिख गहरी नींद में डूबा हुआ है। यहाँ की सड़कों पे दूर दूर तक अंधेरा है और सन्नाटा पसरा हुआ है। अब तेज हवा भी चलने लगती है और सड़क पर अंधेरे में से कुछ लोगों की छवि उभरती नजर आ रही है। देखते ही देखते ढीले ढाले ट्रैक सूट में मुंह पर नकाब पहने हुए 8 लोग इस अंधेरे से बाहर निकलते हैं। ये दबे पांव इधर उधर झांकते हुए एक बिल्डिंग की 4 दीवारी पे चढ़ जाते हैं और बिल्डिंग के पिछले दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं। ये वही बिल्डिंग है जिसमें ओलंपिक्स खेलने आए इजरायली एथलीट्स बेफिक्र होकर सो रहे हैं। अंदर घुसते ही ये अपनी पीठ पे टंगे बैग में से AK-47 निकालकर उसे रेडी टू फायर पोजीशन में सेट कर लेते हैं। अब ये ग्राउंड फ्लोर पे एक कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं और कुछ जवाब ना मिलने पर फिर से खटखटाते हैं। ये खटखटाहट सुन सामने वाले कमरे में सो रहे इजरायली खिलाड़ी गुडफ्रेंड की आंख खुल जाती है और वो कीहोल से बाहर झांकता है। आधी रात को बंदूकों के साथ नकाबपोश आदमियों को देखकर वो घबरा जाता है और तुरंत इस कमरे में सो रहे बाकी खिलाड़ियों को उठाने लगता है। तभी उसे बाहर खड़े आदमियों के पैरों की आवाज इस कमरे की तरफ आगे बढ़ती हुई सुनाई देती है। बाहर मौत हर पल दरवाजे के करीब आ रही है और अंदर इसके दोस्त गहरी नींद में सो रहे हैं। ये सोच गुडफ्रेंड और घबरा जाता है और अब वो एक आदमी को पकड़ के हिला देता है कि तभी जोर से आवाज आती है और कमरे का दरवाजा नीचे गिर जाता है। इसके बाद एक एक कर ये नकाबपोश आदमी हाथ में मौत का फरमान लेकर कमरे में घुस जाते हैं। आखिर ये नकाबपोश आदमी इजरायली खिलाड़ियों के कमरे में ही बंदूक लेकर क्यों घुसते हैं? दरअसल 1948 में इजराइल की फॉर्मेशन के बाद से ही PLO नाम का एक संगठन इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता था और वो आए दिन इजराइल पे अटैक भी करता था, लेकिन ये इजराइल को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसी कारण से इजराइल को कोई गहरा झटका देने का मौका ढूंढ रहे थे और इन्होंने ध्यान दिया कि जर्मन ओलंपिक्स में सिक्योरिटी इंतजाम इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए इन्हें वो मौका आज जर्मनी में इजरायली खिलाड़ियों पे अटैक करके मिल जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आज ये इजरायली खिलाड़ियों को मारने नहीं बल्कि कुछ ऐसा करने आए हैं जो इजराइल के हर नागरिक के रोंगटे खड़े कर देगा। अब जैसे ही ये आदमी कमरे में घुसते हैं, सभी खिलाड़ियों की आंख अचानक खुल जाती है और खिलाड़ियों को कुछ समझ आता उससे पहले ही ये आतंकवादी सामने खड़े गुडफ्रेंड की नाक पे बंदूक मारते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। कोई और कुछ कर पाता उससे पहले ही ये सबको
उनके बिस्तर से लात मारकर नीचे गिराते हैं और फटाफट सबके हाथ और पैर बांध देते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक एथलीट वीनबर्ग बिना डरे चीख कर कहता है, बुज़दिलो, हिम्मत है तो मेरी हथकड़ी खोलो, तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। ये सुन आतंकवादियों के हेड, जिसका नाम ईसा है, उसकी सनक जाती है और वो इसके मुंह पे जोर से लात मारता है। तुरंत ही वीनबर्ग की नाक से खून की धार निकलने लगती है, लेकिन फिर भी वो ईसा की आंखों में गुस्से से देखता रहता है। ईसा से ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो वीनबर्ग को कॉलर से पकड़कर कहता है, तेरी ये बहादुरी तेरे बाकी दोस्तों की जान ले लेगी। उसके बाद वीनबर्ग के सर पे बंदूक लगा के उसे बाकी खिलाड़ियों के कमरे की तरफ ले जाने को कहता है। वीनबर्ग मजबूरी में ईसा और उसके कुछ साथियों को फर्स्ट फ्लोर पे ले जाता है और एक कमरे का दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही एक खिलाड़ी अंदर से कमरे का दरवाजा खोलता है, वीनबर्ग चिल्ला देता है, ये आतंकवादी है, सारे भाग जाओ। ऐसा करने से कमरे के अंदर और बाहर दोनों जगह हड़बड़ी मच जाती है। कमरे के अंदर खिलाड़ी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और कमरे के बाहर आतंकवादी उनकी जान लेने के लिए भागने लगते हैं। आतंकवादी तुरंत कमरे में घुस जाते हैं और खिलाड़ियों के साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। इधर वीनबर्ग ईसा के मुंह पे कोहनी मार उसे बेसुध कर देता है। इतने में ही एक खिलाड़ी खिड़की से नीचे कूद जाता है, लेकिन मौत के मुंह से भागते हुए इस खिलाड़ी को एक आतंकवादी देख लेता है और वो अगले ही पल धड़ाधड़ 20 राउंड फायर कर देता है। भाग रहा खिलाड़ी इतनी गोलियों के बाद भी नीचे गिरने की बजाय लगातार भागता रहता है। दरअसल गोलियों का रास्ता तो वीनबर्ग की चौड़ी छाती ने रोक लिया है। अपने साथी को बचाने के लिए वीनबर्ग 20 के 20 राउंड अकेले ही झेल लेता है और खून से लथपथ तुरंत जमीन पे गिर जाता है। ये देख ईसा के दिल को अचानक सुकून मिलता है और वो मरे हुए वीनबर्ग को लात मारता है और अंदर ही अंदर बहादुर जैसा महसूस करने लगता है। ये दृश्य देख सारे खिलाड़ी डर जाते हैं और तुरंत ही सरेंडर कर देते हैं। अब इन आतंकवादियों के कब्जे में इतने इजरायली नागरिक हैं कि ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर से जो चाहे करवा लें और ये आगे चल के करवाएंगे भी। सुबह 6 बजे जर्मनी में सूरज की रोशनी तो फैल चुकी है, लेकिन आज का दिन सबसे काले दिनों में से एक होने वाला है। म्यूनिक पुलिस चीफ मैनफ्रेड का फोन बजता है और ये खबर सुन वो तुरंत बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है। मैनफ्रेड वो काबिल अफसर है जिन्हें क्रॉस ऑफ मेरिट से नवाजा गया था। इनकी काबिलियत से कोई भी जर्मन पुलिस वाला अनजान नहीं है, क्योंकि ये बड़े बड़े क्रिमिनल्स को धूल चटा चुके हैं। उधर ईसा घमंड में चूर है कि मुझे तो कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन इस बात से अनजान है कि आज इसका पाला मैनफ्रेड जैसे जिद्दी अफसर से पड़ा है, जो इसका जिहाद का भूत उतारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बिल्डिंग के बाहर एक कैंप में मैनफ्रेड अपनी टीम के साथ कुछ जोड़ घटाव में लग जाते हैं कि तभी एक आदमी ईसा की डिमांड्स वाला कागज मैनफ्रेड को दिखाता है, जिसमें यह लिखा है कि इजरायली जेल में बंद सारे आतंकवादी छोड़ दिए जाएं, नहीं तो हर 3 घंटे में एक खिलाड़ी मार दिया जाएगा। कैंप में मौजूद एक मिनिस्टर कहता है, ये कुछ नहीं करेगा, आतंकवादियों की तो आदत होती है। मैनफ्रेड इसकी बात काटते हुए कहते हैं, ईसा डरपोक है, मुझे लगता है वो खिलाड़ियों को सच में मार देगा। ये कहते साथ ही मैनफ्रेड समझ जाते हैं अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और यही से मैनफ्रेड के लिए उल्टी गिनती भी शुरू हो जाती है। सबसे पहले वो आतंकवादियों की संख्या जानने के लिए 4 पुलिस वालों को वेटर के भेष में खाना देकर भेजते हैं। ईसा कोई रिस्क नहीं लेता है और इन्हें खाना बाहर रखकर वापस जाने को कह देता है। कमरे में खिलाड़ी बिल्कुल सहमे हुए एक दूसरे से चिपक कर बैठे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि ईसा किसको सबसे पहले मारेगा। ईसा डरे हुए खिलाड़ियों को देख बहुत खुश हो रहा है और वो बार बार इनको गाली निकाल रहा है। उधर मैनफ्रेड हार नहीं मानते और ईसा से डायरेक्ट कहते हैं, अगर तुम्हें मांगे पूरी करवानी है तो पहले हमें देखना होगा सभी ठीक तो हैं। ईसा को हाँ करनी पड़ती है और 2 निहत्थे पुलिस वालों को कमरे में एंट्री मिल जाती है। ये खिलाड़ियों से बात कर आतंकवादियों की संख्या भी गिन लेते हैं। ईसा से पुलिस वाले ज्यादा बर्दाश्त नहीं होते और वो तुरंत इन दोनों को बाहर फेंक देता है। अब मैनफ्रेड आतंकवादियों की संख्या जान चुके हैं और वो एक दमदार स्ट्राइक का प्लान बनाते हैं। इसके लिए स्पेशल बॉर्डर फोर्स के कमांडोज को म्यूनिक में उतारा जाता है।
लेकिन कैंप में मौजूद ये मिनिस्टर मैनफ्रेड से बार बार कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कितने ही दिन ऐसे रहेंगे, आखिर में ये खुद ही सरेंडर कर देंगे। मैनफ्रेड अपने सीनियर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिनिस्टर मानने को तैयार ही नहीं है। इसी बीच खबर आती है कि इस्सा ने एक खिलाड़ी के सर से गोली आर पार कर दी है और मैसेज दिया है अब हर 1 घंटे में यही होगा। ये सुन मिनिस्टर मैनफ्रेड से नजर नहीं मिला पाता और मैनफ्रेड तुरंत अपने कमांडोज को आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। कमांडो सबसे पहले पिछले दरवाजे से 3rd फ्लोर पे जाएंगे, उसके बाद वहां चिमनी पाइप में घुसकर नीचे क्रॉल करते हुए आतंकवादियों तक पहुंचकर अटैक कर देंगे। प्लान पूरा फुल प्रूफ है और इधर कमांडोज इस्सा का शिकार करने के लिए चिमनी पाइप में घुस जाते हैं। यहाँ इस्सा को निहत्थे खिलाड़ियों को छेड़ने में बहुत ही मजा आ रहा है और वो कभी किसी को लात मार रहा है तो कभी गाली दे रहा है और बार बार कह रहा है जब तक तुम लोग जिंदा हो मुझे मारना तो दूर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बस घमंड में वो इस बात से अनजान है कि ऑटोमेटिक हथियारों वाले यमदूत चिमनी पाइप में क्रॉल करते हुए 3rd फ्लोर से 1st फ्लोर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ इस्सा एक खिलाड़ी को अपना थूका हुआ निवाला खाने के लिए मजबूर कर रहा है। उधर कमांडोज कमरे में जो चिमनी पाइप की ओपनिंग है वहां पहुंच चुके हैं और एक कमांडो नीचे कूदने के लिए पाइप का ढक्कन हटाने लगता है। तभी वो देखता है इस्सा भागकर खिलाड़ियों के पीछे छुप रहा है और बाकी आतंकवादी खिलाड़ियों पे बंदूक तान देते हैं। कमांडोज को कुछ समझ नहीं आता और तभी एक कमांडो की नजर बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे कैमरों पे पड़ती है जो सारा दृश्य लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। इस टेलीकास्ट के कारण इस्सा को उसके सर पे मंडराती मौत टीवी में दिख चुकी थी और कमांडोज खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए नीचे कूदने की जगह क्रॉल करते हुए वापस चले जाते हैं। इधर कैंप में मैनफ्रेड टेबल पे जोर से हाथ मारता है और चीख कर कहता है ये मीडिया यहाँ कैसे पहुंच गई। तभी मिनिस्टर बड़े गर्व से कहता है इन्हें तो मैंने भेजा था, शायद तुम भूल गए हमारे देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस है। ये सुन मैनफ्रेड जोर से अपना जबड़ा भींचते हैं। उधर इस्सा इतना घबरा जाता है कि वो अनाउंस कर देता है हम अब 1 सेकंड भी वेट नहीं करेंगे, तुरंत हमारा इजिप्ट जाने का इंतजाम करो। मिनिस्टर जिसके कारण खिलाड़ी अभी मरते मरते बचे थे वो फिर बेशर्मी से कहता है ये तो अच्छी बात है, वो खुद ही इजिप्ट जाना चाहते हैं, इसी बहाने हमारे सर से ये आफत हटेगी। मैनफ्रेड जवाब देते हैं आप शायद सही कह रहे हैं सर, मैं इनका जाने का इंतजाम करता हूँ। उधर इस्सा को मैसेज पहुंचाया जाता है कि रात 9 बजे उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट और फिर इजिप्ट भेज दिया जाएगा। इस्सा के चेहरे पे अचानक खुशी उमड़ जाती है, लेकिन गुड फ्रेंड जिसकी नाक से अब भी खून निकल रहा है वो बोलता है जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो उसमें खुद ही गिरते हैं। इस्सा ये सुन बौखला जाता है और अपनी बंदूक से गुड फ्रेंड की आंख फोड़ देता है, जिसके बाद वो दर्द से चिल्लाने लगता है। बार बार ये टॉर्चर देख इस समय तक खिलाड़ियों ने जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ दी है। रात 9 बजे बिल्डिंग की छत पे 2 हेलीकॉप्टर उतरते हैं। आतंकवादी खिलाड़ियों के हाथ बांधकर और आंखों पे पट्टी लगाकर उन्हें बारी बारी हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं। दोनों हेलीकॉप्टर करीब आधे घंटे बाद एयरपोर्ट पे लैंड कर जाते हैं। एयरपोर्ट का दृश्य बिल्कुल नॉर्मल है, सामने एक बड़ा सा जहाज खड़ा है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखाई दे रही है, खराब बस खड़ी है और दूर दूर तक सन्नाटा है, ना कोई सिक्योरिटी ना कोई इंतजाम। ये देख इस्सा एक्साइटेड हो जाता है और मन ही मन सोचता है बस अब हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और खिलाड़ियों को जहाज में बिठाकर यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। वो अपने साथियों को नीचे उतारने का इशारा करने लगता है कि तभी उसे गुड फ्रेंड की बात याद आ जाती है और वो अकेला ही जहाज की तरफ चलने लगता है। बस इस्सा इस बात से बेखबर है ये इंतजाम मिनिस्टर ने नहीं बल्कि मैनफ्रेड ने किया है। उन्होंने इस सन्नाटे में चारों तरफ अपने स्नाइपर बिछा रखे हैं। खराब बस में कमांडोज इस्सा की जान लेने को तैयार बैठे हैं। मैनफ्रेड के प्लान के हिसाब से जैसे ही खिलाड़ी और आतंकवादी हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, स्नाइपर्स एक साथ फायर करके 8 के 8 आतंकवादियों को पलक झपकते ही मार डालेंगे। अब इस्सा जहाज में घुस गया है और कुछ देर तक बाहर नहीं आता। मैनफ्रेड, मोसाद चीफ और मिनिस्टर जो टूटी हुई बिल्डिंग से ये देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि अब बाकी लोग उतरेंगे और वो हेलीकॉप्टर की तरफ लगातार टकटकी लगाए देखने लगते हैं। जैसी उम्मीद थी वैसा ही होता है। एक एक कर सारे खिलाड़ी
और आतंकवादी हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं। मैनफ्रेड को ये सही मौका लग रहा है क्योंकि इस्सा दूर है और सारे आतंकवादी क्लियर व्यू में हैं। वो अपने स्नाइपर्स को फायर करने का सिग्नल देने लगते हैं कि तभी मिनिस्टर टोकता है, ये लोग जा तो रहे हैं, क्यों रिस्क लेना है, अब इजिप्ट ही इसे संभाल लेगा। मैनफ्रेड का सब्र अब टूट जाता है और वो मिनिस्टर की तरफ गुस्से में देखकर एक झटके में बोलता है, आपको शायद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इन बेकसूरों को मौत के मुंह में नहीं फेंक सकता। वो अपने स्नाइपर्स को तुरंत फायर करने का इशारा दे देते हैं। इधर स्नाइपर्स अपनी गन लॉक कर निशाना साधते हैं और ट्रिगर दबा देते हैं। अब पूरा एयरपोर्ट गोलियों की आवाज से गूंज उठता है, लेकिन मैनफ्रेड नोटिस करते हैं कि गोलियां तो खिलाड़ियों को लग रही हैं और इधर उधर नजर घुमाने पे दिखता है इस्सा ने धड़ाधड़ अपनी पूरी मैगजीन खिलाड़ियों पे खाली कर दी है और उसे देख सारे आतंकवादी भी गुड फ्रेंड और बाकी खिलाड़ियों को एयरपोर्ट के बीचों बीच गोलियों से छन्नी कर तुरंत ही मौत के घाट उतार देते हैं। 2 सेकंड की देरी के कारण आज कुछ ऐसा हो गया जो मैनफ्रेड ने अपने करियर की सबसे मुश्किल सिचुएशन में भी नहीं देखा था। इधर स्नाइपर्स भी फायर कर रहे हैं और 6 आतंकवादी तो तुरंत ही मर जाते हैं, लेकिन इस्सा और एक बचा हुआ आतंकवादी फायरिंग करते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगते हैं कि तभी कमांडोज की टुकड़ी बस से निकल इनके पीछे भागने लगती है। स्नाइपर्स भी इस्सा पे गोलियां चला रहे होते हैं और वो इनसे बचते हुए हेलीकॉप्टर से सिर्फ 10 कदम की दूरी पे है। अचानक वो जमीन पे गिर जाता है और एक कमांडो पीछे से ही उसकी कमर में गोली मारता है। इतने में ही कमांडोज दूसरे आतंकवादी को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। बेकसूर खिलाड़ियों को ना बचा पाने के कारण मैनफ्रेड खुद को कोसने लगता है और उनकी आंखों में आंसू झलकने लगते हैं। दोस्तों, ये सारा दृश्य मोसाद चीफ ने भी अपनी आंखों से देखा है। मोसाद चीफ, जिनके हाथ इजरायली सरकार ने बांध रखे हैं, वो अपने अंदर के गुस्से को कड़वी दवाई समझकर निगल जाते हैं। वो जर्मनी से वापस तो आ गए थे, लेकिन इस दर्दनाक दृश्य को भूल नहीं पा रहे थे। इसी के चलते वो एक ऐसे डेयरिंग ऑपरेशन को अंजाम देते हैं जिसमें वो इस अटैक के लिए जिम्मेदार हर उस इंसान को दुनिया के अलग अलग देश में घुस कर मारते हैं। और उस ऑपरेशन का नाम था व्रेथ ऑफ गॉड, जिसमें मोसाद आतंकवादियों को मारने से पहले उनके घर फूलों का गुलदस्ता भिजवाती थी और फिर उनको मौत के घाट उतार देती थी। दोस्तों, अगर आपको व्रेथ ऑफ गॉड की सिनेमैटिक वीडियो देखनी है तो कमेंट में यस टाइप करिए और वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक्स जरूर करिए ताकि हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके लिए ये वीडियो ला पाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।